गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? कंफर्मेशन दे दीजिए, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। कंफर्मेशन दे दीजिए, देन वी विल स्टार्ट द क्लास। ऑल राइट सर। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नवंबर का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दिया था। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन दिस सेक्शन। देखिए, लास्ट क्लास में जब हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किया था, वी हैड जस्ट डिस्कस 15 क्वेश्चंस। तो आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बट आगे कंटिन्यू करें उससे पहले एक बार पिछले क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, देखें कितना आपको याद हो रहा है या कितना रिटेन हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो आपके लिए। सवाल डायरेक्ट आएगा, मॉम्लू केव बताओ किस स्टेट में। मॉम्लू केव आपको किस स्टेट में मिलेगा? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल। कल इसमें कुछ लोगों को डाउट्स आ रहा था कि सर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। बट पिछली क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इमेज भी दिखा दी थी ताकि विजुअलाइज करके और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बिल्कुल। मॉम्लू केव आपको कहाँ मिलेगी? मेघालय में मिलेगी। ठीक है। एक चलो, ये 10th वाला छोड़ो। हाँ, अभी थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। हुआ था एक्चुअली में, तो किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था? थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? भोपाल, अहमदाबाद, रांची या फिर रायपुर। इसका आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर इज रायपुर। रायपुर। तो कल क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। ये UDISE प्लस देख लिया था। ये क्या है? ये एक रिपोर्ट है जो बताती है इंडिया में स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितने स्कूल्स हैं, कितना उनमें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है, कितने बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे हैं, XYZ कंप्लीट जानकारी आपको ये सिस्टम प्रोवाइड करता है, UDISE प्लस। ठीक है। तो ये किसने प्रिपेयर किया है? ये आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री ने प्रिपेयर किया है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक बात करी थी। ठीक है। ऑल राइट सर। तो आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करें उससे पहले मैं चाहता हूँ एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 16। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अवॉर्डेड द कार्नेटिक वोकलिस्ट अरुणा सायरम विद इट्स शेवालियर द ऑर्डर दिस आस इज दिस लैट्रेस? ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है। मतलब ये अ, अंग्रेजी में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो दैट मीन्स नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ठीक है। नाइट मतलब एक ट्रिब्यूट होता है, एक उपाधि होता है। ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स मतलब ये आर्ट्स एंड लेटर्स फील्ड है, इस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। नाइट को कहते हैं शेवालियर दी ऑर्डरे दिस आर्ट्स एट दिस लेटर्स। ठीक है। थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में आ गई तो खट से आप बता दोगे, अगर ये लैंग्वेज समझ में आ रही है ना। तो डी लगते ही वैसे मेरे ख्याल से फील आ जाता है कि ये SI सिस्टमैटिक है, दे इंटरनेशनल है उधर, उसे रिलेट कर ले जाते हो। हाँ, तो वो नाम से लग जाता है कि सर ये कहाँ का अवार्ड होगा। बिल्कुल, ये फ्रांस का अवार्ड है। ठीक है। तो जो हमारी कार्नेटिक वोकलिस्ट, कंपोजर, कोलैबोरेटर, ह्यूमैनिटेरियन और स्पीकर है अरुणा सायरम जी, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है। अरुणा सायरम जी को ये अवार्ड मिला है। किसने दिया है सर? फ्रांस ने दिया है। हाँ, तो भाषा से ही आपने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया, तो इट्स अ गुड थिंग। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पहले क्या था? दो कमीशन थे, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। बाद में इनको सेपरेट कर दिया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग रह गया, आर्टिकल 338। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए अलग आर्टिकल बना दिया, 338A। ठीक है। तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने हैज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ पहाड़ी एथनिक ग्रुप इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनिट। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो पहाड़ी ग्रुप है ना, ये पहाड़ी ट्राइब है, इसको ST लिस्ट में बात करने की डालने की जो बात है वो किसने कही है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने इसको रिकमेंड किया है। अभी हम यहाँ पे पूरा प्रोसीजर समझेंगे कि कोई भी ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में कैसे जाती है ना। तो पहले तो इसका आंसर दो। ये आंसर मैं सही एक्सपेक्ट करता हूँ सभी लोगों से, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है।
पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन आया था, तब भी हमने इसके बारे में बात करी थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो शेड्यूल ट्राइब लिस्ट है उसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने कहा है कि पहाड़ी कम्युनिटी को भी इंक्लूड करा जाए, ठीक है। और कौन कौन सी ट्राइब के लिए बोला? पद्दारी ट्राइब के लिए बोला, कोली के लिए बोला, गद्दा ब्राह्मण के लिए बोला है। तो उनको भी जो एसटी लिस्ट है जम्मू कश्मीर की उसमें इंक्लूड करा जाए, ठीक है। देखो पहले जब आर्टिकल 378 आर्टिकल 370 लगा था जम्मू कश्मीर में, उस टाइम उनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था, तो वहां पर ये SC ST रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाता था। बट चूंकि अब वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस रिवोक हो गया, तो अब एज यूजुअल जैसे बाकी स्टेट्स है वैसे ही जम्मू कश्मीर फंक्शन करेगा, ठीक है। इवन जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया है विद स्टेट लेजिस्लेचर, तो वहां पर भी जो SC ST के रिजर्वेशन है अब वो वहां पर लागू होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में 12 कम्युनिटीज हैं जिनको STs की तरह नोटिफाई करा गया है। अब सर सवाल ये है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन इन द ST लिस्ट? प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस को एक बार आप समझ लो, इट विल हेल्प यू आउट इन फ्यूचर, ठीक है। हाँ तो देखो प्रोसेस स्टार्ट होती है, सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, जैसे किसी भी कम्युनिटी को, मान लो स्टेट है जैसे अरुणाचल है, ठीक है, वहां पर किसी भी मान लो एक कम्युनिटी है, कोई भी ट्राइब है, ट्राइब एक्स, उसको ऐड करना है हमें किसे? ST लिस्ट में। तो सबसे पहले वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे रिकमेंड करेगी, ठीक है। इट बिगिंस विद द रिकमेंडेशन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन डील करेगा? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री डील करेगी, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन किधर जाएगा? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जाएगा। और फिर वो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या करेगी? उस रिकमेंडेशन को रिव्यू करेगी और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेज देगी, ठीक है। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? स्टेट गवर्नमेंट से, फिर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, फिर कहाँ चले गए? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से वो चली आएगी आपकी जो क्वेरी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ही पहले अप्रूवल देगा। तो जब NC ST से अप्रूवल मिल जाएगा, फिर उसके बाद जो सेंट्रल कैबिनेट है उसके पास ये फाइनल डिसीजन को चले जाएगी। और जब कैबिनेट फाइनल कर देगी, तो कैबिनेट के फाइनल होने के बाद कैबिनेट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को कि आप इस ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में पुट कर दें, लिस्ट कर दें। तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट साहब क्या है उसको ऐड कर देंगे। तो ये पावर कहाँ से मिलती है उनको? आर्टिकल 342 के तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो एक नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं जिसमें वो चेंजेस को नोटिफाई कर सकते हैं इन द ST लिस्ट। तो एक ऑर्डर है, ठीक है, एक ऑर्डर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 शेड्यूल ट्राइब्स का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950, इसको अमेंड किया जाता है जब भी किसी ट्राइब को ST की लिस्ट में डालना होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 जो कि शेड्यूल ट्राइब्स का ऑर्डर है उसको अमेंड किया जाता है। अभी हिमाचल प्रदेश में कुछ कम्युनिटीज ऐड हुई हैं, तो उसके लिए हाल फिलहाल में आप देखोगे पार्लियामेंट में ये ऑर्डर पास किया गया है, ठीक है। तो वो ऑर्डर आपका प्रॉपरली जैसे कोई बिल पास होता है उसी तरह से ये ऑर्डर पास होगा, लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, देन फाइनल किसके हाथ में जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और फाइनली वो ट्राइब आपका ST लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। आई होप प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? स्टेट गवर्नमेंट के पास से, स्टेट गवर्नमेंट के बाद ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री देखेगी, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास जाएगा, फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, ठीक है। कोई कैबिनेट का डिसीजन होगा, फिर उसके बाद वो आपका प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले वो पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो करके जाएगा, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है टू ऐड अ ट्राइब इन अ ST लिस्ट। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर। Well, moving to the next question. Question number 18. Which of the following ministries has developed a portal on National Mission on Natural Farming?
एक पोर्टल है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, तो किस मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है? लगाइए सर तुक्का, क्या तुक्का लगाएंगे? ऑलराइट, तो ये पोर्टल डेवलप किया आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ऑब्वियस सा क्वेश्चन था। तो नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने डेवलप किया है, ठीक है। तो इसमें मतलब पर्पज क्या है, क्यों डेवलप किया है? तो कोई भी आपको फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो सारी एक पोर्टल आपका डेवलप कर दिया, यहाँ पर सब आपका मिल जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which among the following will be the chairperson of the committee which has been recently set up to strengthen the assessment and accreditation of higher education institutions by the Ministry of Education? अर्थात सर मतलब क्या है सर इसका? देखो एक कमेटी सेटअप की गई है, ठीक है। उस कमेटी का काम क्या होगा? जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटीज हैं जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, और आपका पीएचडी, ये सब डिग्री करा रही हैं जो इंस्टीट्यूशन, उन्हें कहते हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जहां पर 12 से ऊपर के कोर्सेज चले। तो उन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एसेस किया जाए और उनको एक्रेडिट किया जाए, मतलब उनको ओवरऑल चेक किया जाए कि कैसी क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कमेटी डेवलप की गई है, तो उस कमेटी का चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? तो ये सब कमेटी किसने डेवलप की है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डेवलप की है। तो इसका चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? वेल, करेक्ट आंसर इज डॉक्टर के राधाकृष्णन को, ठीक है। तो फॉर स्ट्रेंथिंग द असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन हैं कौन? वो देखो के राधाकृष्णन जो जो है आपका एक कमेटी है आईआईटी कानपुर में, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, उसके चेयरपर्सन है, ठीक है। और पूरी आईआईटी काउंसिल की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके भी चेयरपर्सन है। क्योंकि देखो ये सब क्यों करा जा रहा है, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में, उसने ऐसा कहा है, उसने कहा है एक कमेटी बने, एक प्रॉपर प्रोसीजर बने जिससे आप इंस्टीट्यूट को एसेस कर पाओ कि वो काम कैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए सॉरी उसी फील्ड में, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए आपका ये कमेटी बनाई गई है। सॉरी, हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। Who among the following will lead the Indian delegation to attend the 27th session of the Conference of Parties of the UNFCCC COP27 at Sharm el Sheikh, Egypt? अभी एक्चुअली में हो गया, COP27 हो गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी जो COP27 हुआ था इजिप्ट में, उसमें इंडिया को किसने लीड करा है, किसने रिप्रेजेंट करा है? कह सकते हैं शेरपा कौन था COP27 का?
जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसको लीड करा था, ठीक है। तो व्हाट आर द मेजर आउटकम्स ऑफ द कॉप 27? देखो कॉप 27 में जो मेजर आउटकम्स हैं उसमें अभी जो आपका, देखो कॉप 27 एक्चुअली में कहानी क्या है, तो इन्वायरमेंट को लेकर दो बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई हैं। एक हुई थी 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, एक हुई थी 1992 में आपका रियो अर्थ समिट, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये दो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। इनके बाद काफी मेजर चेंजेस आप देखने को मिलेंगे। जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, 1972 में, उसी के बाद एक बॉडी क्रिएट हुई थी आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। उसी कॉन्फ्रेंस के बाद आपकी यूएनईपी क्रिएट हुई थी। इवन इंडिया में भी आप देखोगे एनवायरमेंट से रिलेटेड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो वो इसी कॉन्फ्रेंस के बाद आया था। तो इन्वायरमेंट के लिए जो चिंता है यहाँ से 1972 से शुरू हो गई थी, लेकिन शुरुआती दौर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में जब साइंटिस्ट ने बहुत जोर डाला और कहा कि नहीं समस्या बढ़ रही है, तो 1992 में फिर से एक रियो अर्थ समिट होती है। ये मदर ऑफ ऑल द समिट्स आप कह सकते हो एक तरीके से, क्योंकि यहाँ से फिर बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत एक नई तरीके के आपको अलग अलग तरीके की समिट्स यहाँ से निकलती हुई दिखेंगी। तो उसमें से रियो अर्थ समिट में जो एक काम हुआ था, एक बॉडी क्रिएट हुई थी यूएनएफ ट्रिपल सी। जैसे यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्रिएट हुई थी एक बॉडी यूएनईपी, यहाँ पर एक बॉडी क्रिएट हुई जिसका नाम है यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क एंड कन्वेंशन टू कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यूएनएफ ट्रिपल सी 1994 करीब में क्रिएट होती है आफ्टर द रियो अर्थ समिट। तो इस कमेटी का काम क्या होता है, ये यूएनएफ ट्रिपल सी का, ये डे हर साल ईयरली बेसिस पे कुछ मीटिंग्स कराते हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस कराते हैं, जिनको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना ये आपका यूएनएफ ट्रिपल सी का काम है। तो इसी के लिए ये हर साल कुछ मीटिंग्स कराते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप 1, कॉप 2, कॉप 21। तो अभी लेटेस्ट जो कॉप हुई थी, जो लेटेस्ट मीटिंग थी, वो थी कॉप 27। पहले तो ये बताओ ये बेसिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो? तो अभी जो सबसे लेटेस्ट थी वो थी आपकी कॉप 27। इसमें एक फेमस है कॉप 21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, बहुत न्यूज में रहता है। तो अभी लेटेस्ट कौन सी है, कॉप 27। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसी कॉप 27 में क्या क्या डिस्कशन हुए वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो एक जो चेंज हुआ है कि लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है फॉर वल्नरेबल कंट्रीज। वल्नरेबल मतलब जो कंट्रीज को नुकसान बहुत हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्योंकि देखो कई कंट्रीज ऐसी हैं जिनके लॉस को आप कम नहीं कर सकते, उनको लॉस हो चुका है। तो उनके लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया ताकि वो पैसा उन कंट्रीज को दिया जा सके जो क्लाइमेट चेंज से होने की वजह से उन्होंने फेस किया, ठीक है। और एक 5 ईयर वर्क प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है जिससे क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को डेवलप किया जाएगा इन डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी में खर्च करें। नेक्स्ट आया है, नेक्स्ट आउटकम क्या है, मिटिगेशन का। मिटिगेशन क्या है, एक वर्क, मिटिगेशन का काम मतलब होता है टू रिड्यूस, ठीक है। मिटिगेशन का मतलब होता है रिड्यूस, मिटिगेशन द क्लाइमेट चेंज इफेक्ट। तो एक मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू स्केल अप मिटिगेशन एम्बिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं उसको हमें अर्जेंट बेसिस पे तेजी से उसको स्केल अप करके रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये जस्ट ये कॉप 27 खत्म होते ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, 2030 तक ये काम चलेगा, ठीक है। देखो कहने के लिए ये सारे आउटकम्स निकल के आए हैं ये, लेकिन सब एक दूसरे को टोपी पहनाने वाली बात होती है। घूम फिर के वही चीजें घुमा फिरा के बार बार बोल दी जाती कि टेक्नोलॉजी देंगे, पैसा देंगे, है ना, और उसके इम्पैक्ट को कम करेंगे। तो घूम फिर के वही बातें दूसरे शब्दों में लिख के प्रोवाइड कर दी जाती हैं। लेकिन क्या करें, करंट अफेयर्स हमें पढ़ना ही पड़ेगा ना, एग्जाम में तो पूछेगा। तो देख लेते हैं एक और आउटकम क्या निकल के आया है, ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है। तो डेलीगेट जो थे कॉप 27 के, उन्होंने रैप अप करा सेकंड टेक्निकल डायलॉग ऑफ द फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है, अ मैकेनिज्म टू रेज एम्बिशन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो जो कॉप 21 का पेरिस एग्रीमेंट चल रहा था उसकी रिलेटेड भी एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसको भी एड्रेस किया गया है।
तो कभी पेरिस एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, ये तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और उसके अलावा जब नेक्स्ट ईयर COP28 हुए तो उससे पहले क्लाइमेट एम्बिशन समिट कहा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने कि आप वो भी करो। शर्मल शेख में एडेप्टेशन एजेंडा अडॉप्ट किया गया है। इसमें क्या है, 30 आउटकम्स को आउटलाइन किया है। मतलब कुछ नहीं, क्लाइमेट से रेजिलियंस डेवलप करना है। इसमें क्या है, क्लाइमेट से रेजिलियंस डेवलप करना है। रेजिलियंस मतलब क्लाइमेट से फाइट करना है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेना है कि क्लाइमेट का उस पर इम्पैक्ट ना पड़े। ये अवेयर इंपॉर्टेंट है, अवेयर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव, यानी पानी को कंजर्व करना है कुल मिला के। ठीक है, तो पानी को वेस्ट नहीं करना, ये अवेयर इनिशिएटिव है। अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव, अफ्रीका में जॉब्स क्रिएट करनी है। ठीक है, और जो कार्बन क्रेडिट प्रोडक्शन है वो उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करना है, क्योंकि देखो अफ्रीका में क्या होता है अफ्रीका में कार्बन प्रोडक्शन कम होता है, तो उसका फायदा अफ्रीका को प्रोवाइड करना है। जो कंट्री ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रही है लिमिट से ज्यादा, तो जितना वो एक्सेस में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उससे वो अफ्रीका का बैलेंस कर सकते हैं बाय गिविंग फंड टू द अफ्रीका। तो इससे अफ्रीका में भी जॉब्स क्रिएट होंगी। तो अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव पे काम करना है। लास्ट है ग्लोबल रिन्यूअल अलायंस। ठीक है, it brings for the first time all the technologies required for the energy transition to ensure an accelerated energy transition। मतलब रिन्यूअल अलायंस का मतलब है कि आपको जो ग्रीन एनर्जी है उसको प्रमोट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रमोट करना है, आपको सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको प्रमोट करना है। ये कह रहा है आपको ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस। तो ऐसा आप ये नहीं देखोगे कुछ बहुत फैसिनेटिंग, बहुत कुछ इनोवेटिव, बहुत कुछ नया कह दिया। वही सारी बातों को नए शब्दों में लिख के और ज्यादा इंटेंस वर्ड्स में लिख के उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, हर साल यही होता है, काम कम होता है बातें ज्यादा होती हैं। दैट इज योर UNFCCC। ठीक है, बट हमें चूंकि करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना है तो ये सारे वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। जैसे पूछ लेगा ये अवेयर इनिशिएटिव कहाँ से आया, तो पता होना चाहिए कि सर हाँ COP27 में इसके बारे में बात हुई थी। तो कल पूछ ले अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव कहाँ पे पढ़ा था आपने, पता होना चाहिए, COP27 में पूछा गया था। अगर वो पूछ ले ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस ये इसकी बात हुई थी तो कहाँ हुई थी, सर COP27 में हुई थी। बस ये पढ़ाने का मुद्दा है ना, बाकी सब बातें ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ नया है। ठीक है सर, इज दैट क्लियर और नॉट? तो COP27 के आउटकम्स क्लियर हैं? इफ दे आर क्लियर प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। World's largest manuscript library is being built in which of the following states? Karnataka, Gujarat, Maharashtra, Haryana. World's largest manuscript library is being built in which of the following states? Karnataka, Gujarat, Maharashtra, Haryana. तो दुनिया की सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहाँ पे बनने जा रही है? गुजरात में। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट होती क्या है, देखो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब एक ऐसी टेक्स्ट बुक होती है जो हैंड रिटन हो, बहुत ही एंशियंट हो और हैंड रिटन हो। मतलब अगर मैं लिख देते ना हैंड रिटन तो कहते सर मेरी जो नोट्स हैं वो भी तो सर मैन्युस्क्रिप्ट है। वो भैया मैन्युस्क्रिप्ट नहीं आएंगे, वो एंशियंट कैटेगरी वाली आएंगे ना, जो बहुत पुरानी टाइम की और हैंड रिटन हो, ऐसी किताबों को हम क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। तो इन मैन्युस्क्रिप्ट की लाइब्रेरी आपको कहाँ मिलेगी? गुजरात में। दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी कहाँ बन रही है? गुजरात में बन रही है। ठीक है, the work of compilation and preservation of ancient manuscripts related to subjects like humanities, grammar, science, religion, culture, spirituality, etc. is being done in Shrutis Oriental Vidyapeeth of Sankeshwar in Gujarat, which is estimated to cost more than 100 crore. ठीक है, that's it. Question number 22. Recently, PM Narendra Modi launched the
New complaint management system portal of which of the following organizations on the occasion of Vigilance Awareness Week? तो पीएम मोदी ने जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है विजिलेंस अवेयरनेस वीक पर, तो वो किसका है? सीवीसी का है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का वो पोर्टल है। देखो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी कब बनाई गई थी? 1964 में बनाई गई थी। एक कमेटी थी, कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, हेडेड बाय श्री के संथनम। ठीक है, तो ये वर्ड नाम याद रखना, के संथनम। तो संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था। ये बनाने का एक रीजन ये भी था कि देखो भाई 1964 में सरकार ने बस इसको एज इट इज क्रिएट कर दिया था, ठीक है, बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बाद में आगे चल के पार्लियामेंट से इसका कानून भी बनता है, सीबीसी एक्ट 2003 में। इसको बनाने का रीजन ये था, सीबीआई पे बहुत सारे उस टाइम एलिगेशंस लगते थे कि सीबीआई बिल्कुल केस पैरट हो गया है, सीबीआई ढंग से काम नहीं करता है, सीबीआई सरकार का गुलाम हो गया, इस तरह से सीबीआई पे इल्जाम लगते थे। तो इस वजह से सोचा गया एक नई विजिलेंस बॉडी बनाने की जरूरत है, तो हमने क्रिएट की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। लेकिन सीबीसी की खास बात यह है कि सीबीसी का स्टाफ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सीबीसी अपने दम पे इन्वेस्टिगेशन कर पाए। सीबीसी इवन अभी बाद में जो सबसे लेटेस्ट बना है करप्शन रोकने के लिए, लोकपाल। कभी आपसे पूछा जाए करप्शन रोकने के लिए इंडिया में कौन कौन सी बॉडीज है? सीबीआई है, सीबीसी है, लोकपाल है। तो सीबीसी और लोकपाल बॉडीज तो अलग अलग हैं, लेकिन ये अगर इन्हें कोई इन्वेस्टिगेशन करानी होगी ना तो कराएंगे ये सीबीआई ऑफिसर से, ठीक है, बस इनकी सुपरविजन रहेगी। तो अगर कोई सीबीसी के अंडर में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो वो ऑफिसर का ट्रांसफर वगैरह नहीं हो सकता, वो सब कौन कंट्रोल करेगा? सीबीसी कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसलिए सीबीसी को क्रिएट किया। इट इज ओनली रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, ये किसी सरकार को जवाब नहीं देती, डायरेक्ट पार्लियामेंट में अपनी रिपोर्ट रखती है। तो प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देंगे और जवाब से पार्लियामेंट में देंगे। इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, और दो से ज्यादा विजिलेंस कमिश्नर इसमें हो नहीं सकते। दैट इज अबाउट योर सीबीसी। इसका कानून कब पास हुआ था? 2003 में। It is the apex vigilance institution free of control from any executive authority, monitoring all vigilance activity under the central government. Is that clear or not? दैट इज अबाउट द सीबीसी। तो सीबीसी का एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया अभी प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द विजिलेंस अवेयरनेस वीक ऑफ 2022। इज दैट क्लियर और नॉट? वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड मनगढ़ धाम अ नेशनल मॉन्यूमेंट। देखो जैसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है, उन्हें कहते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। लेकिन कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स होते हैं जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं बट नेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, तो उन्हें नेशनल मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी किस मॉन्यूमेंट को नरेंद्र मोदी ने नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है? मतलब उसका नाम तो है मनगढ़ धाम। तो बताना ये मनगढ़ धाम आपका किस स्टेट में? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश?
देखो मनगढ़ धाम की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आपका है। देखो जलियांवाला बाग फेमस है मैसेकर के लिए। इसी तरह से सिर्फ जलियांवाला बाग ही एक कांड नहीं करके गए थे अंग्रेज, कई सारे इसी तरह के मैसेकर्स करके गए थे। तो जलियांवाला बाग की तरफ जो मैसेकर हुआ था उससे 6 साल पहले ट्राइबल्स का मैसेकर एक और जगह हुआ था राजस्थान में, उस जगह को कहते हैं मनगढ़ धाम। is known for the massacre of tribals that took place 6 years before Jallianwala Bagh and is sometimes referred to as आदिवासी जलियांवाला। ठीक है। तो सैकड़ों हंड्रेड्स ऑफ भील ट्राइबल्स वहां पर आ गए थे। ठीक है। जो मनगढ़ की पहाड़ियां हैं जो राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर है वहां पर ही आपका लोकेटेड है। तो हंड्रेड्स ऑफ भील ट्राइबल्स को ब्रिटिश फोर्सेस ने नवंबर 1913 को मारा था। ठीक है, मैसेकर किया था। तो उसी की याद में ये मनगढ़ धाम याद करा जाता है। तो इसी को सरकार ने क्या बना दिया, एक नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया। ठीक है। तो ये जो गैदरिंग थी उसको लीड कौन कर रहे थे, तो सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु उनको लीड कर रहे थे, जो ट्राइबल्स और फॉरेस्ट ड्वेलर्स की गैदरिंग है। ठीक है, इन मनगढ़ अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। ठीक है, दैट इज अबाउट योर मनगढ़ धाम। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, राजस्थान। बेसिकली राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, बिडू नेविगेशन सैटेलाइट BDS, Bidu navigation satellite recently seen in news was launched by which of the following countries? जैसे हमारे यहाँ इंडिया ने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, IRNSS हमारा है ना। यूएसए का GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। इसी तरह से कंट्री ने बिडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है, तो उस कंट्री का नाम क्या है? हाँ जी सर, किसने किया बताइए। बिल्कुल सर, बिडू नहीं है ये। ठीक है, बिडू नहीं समझना, बिडू है। ठीक है, बिडू। किसने लॉन्च किया सर? चाइना ने लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 25, मोहम्मद इरफान अली विल बी द चीफ गेस्ट एट द 17 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर मध्य प्रदेश। इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? देखो हमारे यहाँ के बंदे सिर्फ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं है, और भी कंट्रीज के लीडर्स हैं। तो जैसे एक है अपने यहाँ के इंडियन ओरिजिन के मोहम्मद इरफान अली, जो अभी प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट भी हैं, जो अभी इंदौर में हुआ था। तो वो पूछ रहा है वो किस और अभी जो इंदौर में होने वाला है प्रवासी भारतीय दिवस, उसके वो चीफ गेस्ट भी हैं। तो वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट है? फिजी, मालदीव, मॉरिशियस या गुआना? जो भी कंट्री तुक्का लगाओ, उसका कैपिटल जरूर बताना मुझे। हाँ जी सर, लगाइए तुक्का, क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है गुआना। ठीक है। ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को, क्योंकि उस दिन 1915 में गांधी जी इंडिया वापस लौट के आए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो उन्हीं की याद में हम ये दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो साल में 2 बार ये प्रवासी भारतीय दिवस की कन्वेंशन ऑर्गेनाइज होती हैं। तो आपको ये बताना है, तो मोहम्मद इरफान अली इज द प्रेसिडेंट ऑफ गुआना। यू जस्ट हैव टू टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुआना। जो लोग गूगल करें वो उसका मैप ऐप भी देख लें कि गुआना का मैप कैसा है।
करेंसी भी देख लेना। कौन से कॉन्टिनेंट में है ये भी देख लेना। हाँ जी सर, क्या लगाएंगे आंसर? अफ्रीका में तो है, इतना है। अफ्रीका में देखना, नॉर्थ अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है। कैपिटल इज जॉर्ज टाउन। अफ्रीका में देखना, नॉर्थ अफ्रीका में मिलेगा। कैपिटल इज जॉर्ज टाउन। ये था क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज करी है, द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। हम इसकी बात कर चुके हैं वैसे। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022। टू लिटिल टू स्लो, क्लाइमेट एडेप्शन फेलर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। तो ये किसने रिलीज करी है? मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पा रहे हो। अडेप्टेशन में आपका गैप आ रहा है, उससे होगा क्या? क्लाइमेट ये टेम्परेचर 1 डिग्री से किसी दिन 2 डिग्री पहुंच गया, मेल्ट हो जाएंगे ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, आपका पूरा क्लाइमेट सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो जितने भी कोस्टल आपके एरियाज हैं वो सब डूब जाएंगे, जितने भी आइलैंड कंट्रीज हैं वो सब डूब जाएंगे। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपकी इन सब चीज़ों से। तो इसके लिए आपको प्रोसीजर जो आपने बनाया है, आप उसमें अडेप्ट होने में बहुत स्लो काम कर रहे हो, ये ऐसा रिपोर्ट करिए, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। तो क्या लगता है, नेचर से बात है, इन्वायरमेंट की बात है, तो किसने की होगी? यूएनईपी। तो वो ये वही यूएनईपी है, अभी मैंने कहा था ना स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में। 1972 में ना, तो तभी ये बॉडी क्रिएट हुई थी, उसी के बाद यूएनईपी। ठीक है। तो किसकी रिपोर्ट है ये? यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलो फिर आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो अक्टूबर 2022 तक की करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना। 9990784642, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी को पीडीएफ ढूंढने में परेशानी हो, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये जो पेज है ठीक है, फेसबुक पेज, इस पे अभी आपका क्लास हो रही है, या अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको पेज को लाइक और शेयर, लाइक और फॉलो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए सर, लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। तो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय सर।